ईरान ने शनिवार रात इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। राधे कृष्णा सबको। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा मिडिल ईस्ट के बीच जो सब तनाव का माहौल हो रखा है भाई। आई मीन सबको ही पता होगा, जो जो न्यूज़ देखते होंगे सबने पता होगा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर शनिवार को इजराइल और ईरान में खूनी प्रतिद्वंद्विता सालों से चली आ रही अटैक कर दिया। आई मीन मिसाइल छोड़े, बहुत तबाही मचाने की कोशिश की, और बट कुछ मिसाइल्स तो इजराइल ने ईरान के हवा में ही ख़त्म कर दिए, उनके डिफेंस सिस्टम ने। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा दोनों के बीच में ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि वो दोनों एक टाइम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ऐसा कुछ वॉर वाली सिचुएशन नहीं आती थी उन दोनों के बीच में। बट ये चेंज आया कहाँ से कि इस वॉर की सिचुएशन में ईरान और इजराइल पहुँच चुकी है। तो क्लिप देखते रहिए। दरअसल ये हमला एक पुराने झगड़े की नई कड़ी है। इजराइल और ईरान में खूनी प्रतिद्वंद्विता सालों से चली आ रही है। इस प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता भू राजनीतिक हालात पर घटती बढ़ती रहती है। ये मध्य पूर्व में अस्थिरता के मुख्य कारणों में से एक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको ही दे दूं, और सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि ईरान और इजराइल क्यों, आप जो एक कभी दोस्त हुआ करते थे, आज एक बहुत बड़े दुश्मन हो चुके हैं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहो, आगे देखते हैं। तब तक और ढेर सारी क्लिप्स हैं। ईरान के जो शासक हैं वो इजराइल को एक छोटा शैतान मानते हैं, जबकि वो अमेरिका को बड़ा शैतान मानते हैं। इजराइल और अमेरिका आपस में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, दोनों में दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए ईरान वाले इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते हैं। जबकि इजराइल ईरान पर चरमपंथी समूहों को बढ़ावा देने और उसके हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाता है। लेकिन दोनों देशों में दुश्मनी आखिर हुई कैसे? तो फिर बात करते हैं कि ईरान और इजराइल में इतनी दुश्मनी हुई कैसे। 1979 में दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे। जो कुछ भी हुआ इसके बाद हुआ, तो ऐसा क्या हो गया भाई कि दोनों इतने बड़े दुश्मन बन गए? उसके पहले कौन सा बहुत अच्छा चीज़ हो रहा था जिससे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी प्यारी हो रखी थी? उसके बाद क्या हो गया? चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या दिक्कत आ गई। उस दौरान आयतुल्लाह खौमैनी की तथाकथित इस्लामिक क्रांति ने तेहरान में सत्ता हासिल कर ली थी। 1948 में इजराइल आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। मिस्र के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा इस्लामी देश था। उस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों की ओर से शासित एक राजतंत्र था। वो मध्य पूर्व में अमेरिका के मुख्य सहयोगियों में से एक था। इस वजह से इजराइल के संस्थापक और उसकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने ईरान को एक मित्र देश के रूप में हासिल किया था। लेकिन 1979 में आयतुल्लाह खौमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणतंत्र लागू किया। उन्होंने खुद को पीड़ितों के रक्षक के रूप में पेश किया। अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के साम्राज्यवाद को नकारना उनकी मुख्य पहचान थी। आयतुल्लाह की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ लिए। उसने उनके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना बंद कर दिया। फैक्टर प्ले करता है यहाँ पे ईरान और इजराइल के रिलेशन ख़राब होने का, वो अमेरिका भी है, क्योंकि इजराइल अमेरिका की ओर हाथ बढ़ा रहा था और ईरान उस चीज़ से बहुत नाखुश था। तो वो दोनों का रिलेशन ख़राब होने का एक मेजर रोल यहाँ पे यूएस भी प्ले करता है, क्योंकि यूएस की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी इजराइल के साथ, वो बहुत अच्छी बनती जा रही थी और ये ईरान को पसंद नहीं आ रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल था। और थोड़ा सा इससे मैं हट के, इससे थोड़ा बियॉन्ड इससे एक बात करता हूँ। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, यहाँ एक चीज़ तो सबको पता है, यहाँ पर ईरान और इजराइल दोनों के बीच में वॉर छिड़ चुकी है। लेकिन शायद आप लोगों को ये नहीं पता है कि फ्रांस और रशिया के बीच में भी
वॉर की सिचुएशन कभी भी बन सकती है। 14 देशों में आर्मीज तो है, लेकिन सबके टॉप मिलिट्री जनरल्स पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल फ्रांस का ही होता है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जीन बिडेल बोकासा, जिसको फ्रांस ने पहले मिलिट्री जनरल बनाया और फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना दिया क्योंकि वो प्रो फ्रेंच था। इवन इन 13 देशों में से हर एक देश में 1000 से 1500 फ्रेंच मिलिट्री ट्रूप्स हमेशा के लिए यहां पर डिप्लॉयड रहते हैं। क्योंकि रशिया को फ्रांस ने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कंटिनेंट है पूरे, वहाँ पे मेजर जगह पे मतलब फ्रेंच बोली जाती, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी वहाँ पर। बट अभी भी फ्रांस, वहाँ पे अफ्रीका को फ्रीडम तो मिल गई है फ्रांस से, बट एक होता है ना बस नाम की फ्रीडम, और सारा सब कंट्रोल अभी भी फ्रांस ही कर रहा है वहाँ पे। जो चीज़ वहाँ के कुछ मतलब कुछ कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंटिनेंट्स के कुछ कंट्रीज़ को एकदम पसंद नहीं आ रही है, बट वो उस पर सवाल नहीं उठा सकते थे क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं था। वहाँ पे उनको कोई सपोर्ट करने वाला कोई कंट्री नहीं आ रही थी, क्योंकि अफ्रीका की कंडीशन पूरे वर्ल्ड में अभी इतनी अच्छी नहीं है कि अफ्रीका किसी से फाइट कर सके डायरेक्टली, वो भी फ्रांस जैसी कंट्री से। फ्रांस मतलब बहुत पावरफुल कंट्री हो गई, तो इनडायरेक्टली रशिया ने उसको एक बैकअप दिया अफ्रीका को। कुछ कंट्रीज़ ने उस बैकअप का यूज़ करके फ्रांस को अपनी जगह से उखाड़ फेंकने का सोचा, क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी है। बट फ्रेंच उनको फ्रीडम दे तो दी, बट फ्रीडम देना ना देना एक बराबर था। फ्रीडम उनको बहुत साल पहले मिल गई, बट वहाँ पे फ्रांस का ही अभी तक पूरा पूरा जो कंट्रोल है ना, वो अभी भी फ्रांस का ही है। और उनके बकायदा 21 बेसिस तक इन अफ्रीकन कंट्रीज में है, जहां से वो इन देशों को पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। सारे देश मिलकर एकदम से अचानक से फ्रांस के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। साल 2022 में माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साल 2023 में बुर्किना फासो, नाइजर और चाद रिपब्लिक में एक के बाद एक एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट और कूज छिड़ गए। सडनली इन सारे देशों की मिलिट्री गवर्नमेंट्स, जिन्हें वहां जुंटा गवर्नमेंट कहा जाता है, उन्होंने मिलकर अपने अपने देशों में से फ्रेंच कंट्रोल को ओवरथ्रो कर दिया, उनका कू करवा दिया और अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। पर आखिर कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, यहाँ से ब्रिटिश चले तो गए, अगर यहाँ पे फिर भी यहाँ पे यूरो चलता, रुपीस ना चलता, हर चीज जो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में चल रही वो यहाँ पे चलती, तो ये फ्रीडम कहाँ से होती? सेम सिचुएशन अफ्रीका में है। फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच वालों ने उनको फ्रीडम तो दे दी, लेकिन हर चीज वहाँ फ्रांस का ही चलता है। तो इस चीज़ से वहाँ के बहुत सारे जो कंट्री, अफ्रीकन कंटिनेंट के जो कंट्रीज हैं छोटे छोटे, वो नाखुश थे, बहुत नाखुश थे। कुछ लोगों ने तो आवाज़ उठाई, क्योंकि रशिया ने इनडायरेक्टली सबको एक बैकअप दिया, बट कुछ ने आवाज़ उठाई। अगर आप थोड़ा भी गौर से इनके कुछ प्रोटेस्ट देखोगे ना, तो कई देशों का नारा है कि फ्रांस आउट, रशिया इन, क्योंकि वो मतलब बहुत एकदम अलग कंट्री चाहते थे। फ्रांस का रूल, फ्रांस का थोड़ा कुछ भी वहाँ कंट्रोल नहीं चाहते थे, और वहाँ पे अफ्रीका ने उनको बैकअप दिया। और कुछ कंट्रीज ने तो डायरेक्ट रशिया को थैंक यू का एक होता है ना बोर्ड सा लगा देना, एक ऐसे लेके घूमते नहीं रैलियों में, जब फ्रांस को वहाँ से उखाड़ फेंकने की जो उनकी एक था ना मेंटेलिटी, वो जब हटी तो थैंक यू का जैसे होता है ने हमारा बैकअप में हमें सपोर्ट किया, तो थैंक यू बोलना रशिया को। ऐसे ये चीज़ शायद फ्रांस को पता चल गई, और फ्रांस को जब ये चीज़ पता चल गई, फ्रांस को तो ये चीज़ बस एक जानना था कि कौन होता है ना कि आदमी कौन बैकअप इतना सपोर्ट कर रहा है भाई, कि जो आज तक आवाज़ नहीं उठाया आज इतनी आवाज़ उठाने लग गए। तो ये चीज़ जब फ्रांस को पता चली, तो फ्रांस और रशिया की दुश्मनी बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ चुकी है, तो इनका भी कभी भी वॉर की सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे ये मेजर रीज़न है इनका, इनके वॉर के बीच में। ठीक है, तो टॉपिक से हट चुके थे हम, टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। ईरान और इजराइल, ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट में पूरी गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये सबको पता है। बट इजराइल का सपोर्ट करने के लिए यूएस है, फ्रांस है, और ऐसे कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो इजराइल का सपोर्ट करती हैं। ये बात सबको पता है, और ये चीज़ ईरान और ऐसे कई कंट्रीज़ को ये चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए ईरान ने इजराइल को
छोटा शैतान बोल रखा है और अमेरिका को बड़ा शैतान बोल रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलो, फिर आगे और देखते हैं क्या है। तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। उस समय अलग फलस्तीन राज्य के लिए इजरायल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व PLA कर रहा था। इस मामले पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सेंटर में ईरान प्रोग्राम के निदेशक अली वेज ने BBC से बातचीत की। वेज का मानना है कि नया ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसीलिए उसने इजरायल के खिलाफ फलस्तीनी मुद्दे को उठाया, जिसे अरब मुस्लिम देशों ने छोड़ दिया था। वेज बताते हैं कि ईरान को एक दूसरी बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। ईरान मुख्य रूप से फारसी और शिया है, वहीं अरब जगत सुन्नी है। ईरान की सरकार ने इसे महसूस किया। उसे लगा कि उसके दुश्मन एक दिन उस पर हमले करने लगेंगे। एक वर्चस्व बनाना चाहता था, एक पावरफुल कंट्री के रूप में आना चाहता था, इसलिए भी उसने फिलिस्तीन के मामले को इतना उछाला। इसके बाद ईरान से गठबंधन करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार हो गया। इन संगठनों ने अपने हितों के मुताबिक सशस्त्र कार्रवाई की। अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से आतंकवादी बताया गया लेबनान का हिजबुल्लाह इन संगठनों में सबसे प्रमुख है। इजराइल शांत नहीं बैठा रहा, उसने ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले किए। ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए, जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र समूहों का वित्त पोषण और समर्थन करता है। ईरान इजराइल की लड़ाई को छाया युद्ध बताया गया, क्योंकि दोनों देशों ने कई मामलों में अपनी भूमिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए बिना एक दूसरे पर हमले किए। साल 2011 से सीरिया में छिड़ा गृह युद्ध टकराव का एक और कारण था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया कि ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे विद्रोहियों के खिलाफ उनकी सेना की मदद की। इससे इजराइल में खतरे की घंटी बज गई। ईरान का मानना है कि उसका पड़ोसी सीरिया उन मुख्य रास्तों में से एक है जो ईरान और लेबनान में वेपन्स और सारे हथियार सब सप्लाई कराता है और उपकरण भेजता है। ये छाया युद्ध 2021 में समंदर तक पहुंच गया। उस साल इजराइल ने ओमान की खाड़ी में इजरायली जहाज़ों पर हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया। वहीं ईरान ने इजराइल पर लाल सागर में उसके जहाज़ों पर हमले का आरोप लगाया। बीते शनिवार तक ईरान और इजराइल दोनों बड़े पैमाने पर लड़ाई से परहेज कर रहे थे, लेकिन ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइलें छोड़े जाने के बाद अब सब कुछ बदल गया। वेज के मुताबिक विडंबना ये है कि अब कोई भी बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं चाहता है। गजा में हमास के खिलाफ युद्ध 6 महीने से चल रहा है। इसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल की प्रतिष्ठा को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। उसे पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग कर दिया है। ईरान के हमले के बाद एक बात तो तय है कि ये हमला दोनों देशों की लंबी अदावत में अंतिम नहीं। ये थे कुछ मेजर रीजन, और ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनके बेसिस पे ये सारे वॉर छिड़ चुके हैं। तो ये कुछ मेजर रीजन थे जो मैंने वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। और तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो। और अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करो ना यार। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आईडी है। और ऐसे ही और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट करते रहो, और मैं व्लॉग के साथ वीडियोस भी डालता रहूँगा। और सारी वीडियोस जो भी आएंगे इसी व्लॉग चैनल पे ही आएंगे। तो ठीक है, राधे कृष्णा सबको। और कल है हनुमान जयंती, तो जय श्री राम, जय हनुमान जयंती और जय श्री राम।